चलिए हाँ नोटिफिकेशन टाइप में बार बार आ रहा है। हाँ सर। हाँ 14.1 एक्सरसाइज 14.1 में आपका ये प्रैक्टिस टाइम 14.1 है क्लास 7th के लिए। इसे गिवन बिलो आर द हाइट्स ऑफ द 10 गर्ल्स ऑफ द स्कूल इन सेंटीमीटर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 148, 128, 146, 143, 146, 143, 152, 139, 152, 139 और 140, 142, 140, 142 और लास्ट में है 149, 154, 149, 154। ठीक है, ये आपका कुछ गर्ल्स का जो स्कूल में पढ़ती है उसका हाइट है। ठीक है, अब इस हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सेट करते हैं। यहाँ देखिएगा, एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हाइट, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हाइट जो है सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 128। तो यहाँ लिखते हैं 128। ठीक, उसके बाद 128 के बाद और कोई देखते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता है। उसके बाद 139, 139 के बाद 140, ठीक है, 140 के बाद 142, उसके बाद 143, 143 के बाद जैसे 128 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, उसके बाद 46 हो गया, 146, 146 के बाद 148, 148 के बाद 149 और 149 के बाद 152, 152 और 152 के बाद 154, 154। अब देखिए यहाँ पर ये 128, 139, 140, 142, 143, 146, 148 ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसमें कह रहा है अरेंज द अबव डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट गर्ल इसमें कौन सी होगी? तो सबसे जिसका सेंटीमीटर ज़्यादा होगा वो टॉलेस्ट गर्ल होगी। तो पहला आंसर में है ना, जो टॉलेस्ट गर्ल है, टॉलेस्ट गर्ल कितना है? 154 सेंटीमीटर, इस टॉलेस्ट गर्ल होगी।
दूसरा क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल कितना होगी 128, है ना, यानी शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर। और लास्ट में कहा द मीन हाइट, मीन हाइट क्या होगा, थर्ड नंबर में है मीन हाइट। तो मीन हाइट का मतलब होता है, मीन हाइट का मतलब होता है कि टोटल ऐड कर देते हैं। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ टोटल ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 128 प्लस 139 प्लस 140 प्लस 142 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 148 प्लस 149 प्लस 152 प्लस 154 और टोटल डिवाइड बाई 10, मतलब 10 से डिवाइड करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबको ऐड करके और 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है देख लीजिए यहाँ पर 4 2 10 10 19 19 19 19 19 और 8 27 27 और 6 27 और 6 33 और 3 36 और 2 38 और 9 38 और 9 47 और 8 55। तो 55 का मतलब हुआ यहाँ हो जाएगा 5, कैरी 5 हुआ। अच्छा 5 5 10 4 14 4 18 4 22 22 4 26 26 4 30 30 4 34 34 3 37 37 2 38 39 39 41 4 44 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 14 यानी 1000 यहाँ पर हो जाएगा 10। अब ये 10 से कट जाएगा यानी ये डिसमल, ये 10 खत्म तो डिसमल हो जाएगा यानी 144.5, ये आपका आंसर हुआ। तो ये था आपका 14.1 का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड निकालना है आपका। सेकंड में देख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन है नंबर 2 में क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द 57 75 40 34 45 60। ये नंबर है आपका फाइंड मीन, फिर निकालना है नंबर क्या है 57 75 57 75 57 75 40 34 45 40 45 ये नंबर है और 60 45 44 60 45 और 44 ये नंबर है।
और इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीन के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मांगिए ना सर, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका सम निकालते हैं, तो सम क्या होगा, 57 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 44, और टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 जाएगा। अब यहाँ पर टोटल ऐड करते हैं, 4 9 9 5 14 14 4 18 18 5 2 20 3 23 7 30 30 को 0 3 3 4 7 7 4 11 11 6 17 17 4 21 21 3 24 24 4 28 28 7 35 35 से 45 400/8। अब ये 8 से कट जाएगा, 8 5 जा 40 है ना, 8 5 जा 40 यानी 50 टाइम्स। आंसर क्या हुआ 50, यानी मीन क्या निकला 50। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। द हाइट ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल, सब हो चुका है। सी नंबर में कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका मीन निकालना है ना। तो फ्रीक्वेंसी का जो मीन है, मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऐड करते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका ऐड कर देंगे। जो सी नंबर में क्वेश्चन है, एक टेबल दिया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है मार्क्स लिखा हुआ आउट ऑफ 50 और दूसरी तरफ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और इस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपका मीन निकालना है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी है, इसका आपका मीन निकालना है। टोटल को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जितना नंबर है, ये 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन निकल जाएगा। तो आज के टेबल में, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में 14.1 का क्वेश्चन नंबर ABC ये 3 कंप्लीट हुआ है ना। कल आपका DEFGH कंप्लीट होगा। थैंक यू। अमित सर, गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल मैंने आप लोगों को कुछ कार्ड्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अब आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देयर वॉज ए रिमार्केबल स्टिलनेस इन द किंगडम ऑफ कार्ड्स। एक ऐसा कहा जाए कि यह स्मरणीय, अगर बोलें तो स्मरणीय शांति थी कार्ड्स के किंगडम में। सेटिस्फिकेशन एंड कंटेंटमेंट वेयर कंप्लीट इन ऑल देयर राउंडेड ओनलेस। संतुष्टि, कंटेंटेंट, ये सारे भरे पड़े थे। देयर वॉज नेवर एनी अप्रोर और वायलेंस। कभी भी कोई यह नहीं चाहता कि मैं आगे निकलना चाहता हूँ तुम पीछे जाओ, अभी कैसे भी नहीं था। देयर वॉज नेवर एनी एक्साइटमेंट और इंथ्यूजम। कोई भी उत्साह,
किसी भी प्रकार का हर्षोल्लास कुछ भी नहीं था। द ग्रेट ओशियन क्रोनिंग इज ल्यूलिबाई विथ वंस अनकीजिंग मेलोडी। देखो यहाँ पे क्रोनी अनसीजिंग इसका कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसका मतलब आप लोगों को दिया गया है। जैसे कि अगर क्रोनी की बात करें तो सिंग इन सॉफ्ट मैनर, यानी कि धीरे धीरे गीत गाना। दूसरा कह रहा है अनकीजिंग। अनकीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट कमिंग टू एन एंड, कभी भी समाप्ति के समय नहीं आना, यानी कि हमेशा समाप्ति से पहले आना। ठीक है, तो कभी भी वहाँ पे लोग जो भी थे वो धीरे धीरे मैनर से गीत गाते थे, कभी भी वो समाप्त नहीं होता था। लैपेड द आइलैंड टू स्लीप विथ 1000 सॉफ्ट टचेज ऑफ इट्स वेव्स वाइट हैंड्स। लगता था कि हजारों छोटे छोटे हैंड जो हैं बार बार टच कर रहे हैं। द भास्ट स्काई, आसमान जो था वो पूरा खुला भरा था। लाइक द आउट स्प्रेड एज्यूर विंग्स ऑफ द ब्रोडिंग मदर बर्ड्स, ब्रोडिंग मदर बर्ड्स की तरह। नेस्टलेस द आइलैंड राउंड विथ इट्स डाउनी प्लम, फॉर ऑन द डिस्टेंस होरिजॉन ए डीप ब्लू लाइन बेट कोट अनदर सोर। उसी के आसपास एक और था, क्या था जी? बेट कोनेट बी ए साइन ऑफ, एक सिग्नेचर की तरह था, ब्लू कलर का दिखता था। ठीक है, बट नो साउंड ऑफ क्वारल और स्ट्रिप कुड रीच द आइलैंड ऑफ कार्स टू ब्रेक इट्स काम रिपोज। लेकिन किसी भी प्रकार की रुकावट वहां तक नहीं पहुंचती थी। इन दैट फार ऑफ फॉरगन लैंड अक्रॉस द सी देयर लिव्ड ए यंग प्रिंसेस हुज मदर वाज ए सोरिंग क्यून। बहुत दूर समुद्र में देखा जाए तो एक यंग प्रिंस, छोटा राजकुमार रहा करता था, जिसकी मां भी वहां पे रहा करती थी। दिस क्वीन had fallen from favor and was living with her only son on the seahorse, जो एक अपने एकमात्र पुत्र के साथ रहा करती थी। The price, the prince passed his childhood alone and forlorn, stinging by his forlorn mothers. माँ, बचपन सब कुछ साथ में बीत रहा था। He longed to go in search of the flying horse. सी हॉर्स जानते हैं ना, एक सिंग वाला, जो कल्पना की बात की जाती है, उसकी तलाश में ये उड़ा करते थे। द जीवल इन द कोबरा इज हुड, द रोज ऑफ हेवन, द मैजिक रोड्स, और टू फाइंड द प्रिंसेस ब्यूटी, राजकुमारी की ब्यूटी, जो रोड, जंगल, ये सब कॉमन थे। रिवर एंड अक्रॉस द 7 सीज, और 7 समुद्र। ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी में आपको पढ़ाया गया था कल महाश्वेता देवी के बारे में पढ़ाया गया था कि कैसे लेखिका है जिन्होंने समाज सेवा करते हुए भी इन्होंने काफ़ी ये लेखिका के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है, और समाज सेवा में का भी इनकी सराहनीय इनकी भूमिका है। तो आगे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कल से बाकी रह गया था तो आज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उनकी पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। तो माँ सीता देवी की पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। यह एक जीवन परक उपन्यास है। झांसी की रानी जो उन्होंने किताब लिखा है वह एक जीवन परक माने जीवन से संबंधित जो है उपन्यास है। जीवन में क्या घटनाएं घटी, जीवन में क्या अच्छा उतार चढ़ाव आया, उसके बारे में इन्होंने लिखा है, जो सन 1956 में प्रकाशित हुआ था। यह पाठकों को बहुत पसंद आया। इस पहली पुस्तक से ही साहित्यकारों में उनकी गिनती आदर के साथ की जाने लगी। अगले ही वर्ष उनका एक और उपन्यास नटी प्रकाशित हुआ। एक वर्ष बाद 1958 में उनका कहानी संग्रह की बसंते की शर्तें, क्या बसंत क्या शरद इसका मतलब है, प्रकाशित हुआ। फिर तो इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उन्होंने एक के बाद एक उपन्यास, कहानियाँ, बाल साहित्य और नाटक लिखे। जल्दी ही
देवी महाश्वेता देवी बंगाल की प्रथम कोटि की लेखिका माने जाने लगी। ये जो आपको महाश्वेता देवी है, ये शुरुआत की सबसे पहली इन्होंने झांसी की रानी लिखी। उसके बाद इनका उपन्यास जो बढ़ता चला गया और एक के बाद एक इनको प्रेरणा मिलती गई और उनको प्रोत्साहन मिलता गया और इनकी हिम्मत बढ़ती गई। लोग इनके सराहे इनके कामों को, इनकी किताबों को। तो आगे धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि इनको बंगाल के प्रथम लेखिका के रूप में लोग जानने लगे। तो आदमी में अगर मेहनत हो और हिम्मत हो तो हमारे कहने से मतलब कि इसको निराशा नहीं मिलती। इसी के लिए आदमी को अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी दम तक आदमी को लड़ना चाहिए। आखिर वही बात हुआ, महाश्वेता देवी को आखिर इनको आगे बढ़ी और एक बंगाल में इनको एक अच्छे लेखिका के रूप में लोग जानने लगे। इसी बीच एक दुर्घटना घट गई। सन 1962 में इनका अपने पति विजन भट्टाचार्य से विवाह विच्छेद हो गया। यानी कि ये इनके पति से, हस्बैंड से इनका अब अनखन होने लगा। अब दोनों में मनमुटाव हो गया। अब ये विवाह विच्छेद हो गया, माने अलग हो गए। यह उनके जीवन की एक भयानक त्रासदी थी। अब इनके पारिवारिक जीवन चल रहा था, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ साथ में थे। अब किसी कारण से क्या बात हुआ कि इनके घर में कि इनको उनसे अलग हो गया, जिससे इनको बहुत बड़ा शौक लगा और इनके आघात लगा इनके दिमाग पर। यद्यपि कुछ वर्षों बाद एक अन्य लेखक से उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। अब उनसे इनका विच्छेद दिया गया, नहीं तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। तब इसके बाद इन्होंने दूसरा शादी कर लिया, पर इसे वे अपनी भूल मानती है। दूसरा विवाह कर ली, लेकिन इसे उसको अभी भी एहसास था। यह विवाह भी ज़्यादा दिन नहीं चला। अब महाश्वेता देवी के गृहस्थ जीवन का मुंह छोड़कर समाज सेवा पर लगे। जब वो सेकेंड मैरिज की, दूसरी शादी की, तो वो भी नहीं चला, उससे भी उनका अनखन हुआ और तलाक हो गया। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं अब शादी नहीं करूँगी, अब सिर्फ समाज सेवा करूँगी, लोगों की सेवा में अपना बाकी ज़िंदगी को मैं अर्पण कर दूँगी। तो सन 1956 से 1916 तक महाश्वेता देवी के 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह, एक नाटक संकलन और एक दर्जन बाल पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब आप 56 से और 16 तक के बीच में इन्होंने इतनी सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, मैंने कितना पुस्तक लिखी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इतना सारा किताब लिख देना ये छोटी मोटी बात नहीं होगी। यानी कि इनका दिमाग उपन्यास से बहुत ज़्यादा लगाव था, तब इन्होंने इतनी सारी कहानियाँ, नाटक लिख डाला। महाश्वेता देवी की रचना केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं, प्रभाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि किताब सारा लिख दिए और किसी काम का नहीं है, कोई पढ़ नहीं रहा है, वो बात नहीं थी। जो भी किताब इन्होंने लिखी है, वो सभी लोगों ने खूब मन लगाकर, इंटरेस्ट लेकर किताब को खूब पढ़ा, आदमी सभी कोई ने। तो उनकी रचना जो थी, जो उन्होंने लेख लिखा, सभी को मोह लिया। सभी ने खूब मन से उस पुस्तक को पढ़ा। हिंदी में भी उनकी लगभग 2 दर्जन पुस्तक अनुदित और प्रकाशित हो चुकी है। महाश्वेता देवी हिंदी को बहुत आदर की दृष्टि से देखती थी। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि हिंदी ने उनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित ना होते तो वे अखिल भारतीय प्रतिष्ठा नहीं पाती। तो वो अखिल भारतीय प्रतिष्ठा नहीं पाती, फिर सिर्फ बंगाल का तक ही सीमित होकर रह जाती। उनका कहना है कि अगर वो हिंदी में पुस्तक नहीं लिखती, उनका पुस्तक हिंदी में अनुवाद नहीं होता, तो लोग उसको कम जानते। बंगाल के लोग ही, बंगाली लोग ही उनको जानते। लेकिन हिंदी में जब पुस्तक वो तैयार हुआ, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, हमारे यहाँ मैक्सिमम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा तो उनकी ख्याति और भी बढ़ गई, प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग सब पढ़ने लगे, उस कहानी का अर्थ मतलब निकालने लगे और सभी ने उस किताब को सराहा। हिंदी में किताब प्रकाशित होने से उनको और भी ख्याति मिला। बंगाल के अलावा और भी लोग, हिंदुस्तान के लोग उनको जानने लगे। महाश्वेता देवी को बंगला भाषा के साहित्य पुरस्कारों के अतिरिक्त साहित्य अकादमी 1979 और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1986 में 1084 की माँ के लिए प्राप्त हुए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय भाषा का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
भारत सरकार ने 1986 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त 1997 में उन्हें नेवसे से पुरस्कार दिया गया। ऐसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। उसको मेवसे पुरस्कार दिया गया जो एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी उनको मिला है। जानिए कि महाश्वेता देवी माने कि साहित्य के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ गई थी कि उनको पुरस्कार पर पुरस्कार, जो हमारे यहाँ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है हमारे देश का, वो उनको मिला। उसके बाद मैगसेसे पुरस्कार भी उनको दिया गया। महाश्वेता देवी अपनी रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को मुखर दिया। उन्होंने अपने उपन्यास में मानवाधिकारों के हनन, पुलिस सामंत और पूंजीपति वर्ग द्वारा निधनों और पीड़ितों के उत्पीड़न और भारतीय जेलों में होने वाले अत्याचारों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। तो ये जो महाश्वेता देवी थी, इन्होंने मानवाधिकार का जो मानवाधिकार है, जो मानव को अधिकार मिले हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर लोग ये अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस जो है अत्याचार कर रही है। सामंत पूंजीपति वर्ग लोग जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उसके विरुद्ध इन्होंने काफ़ी किताब में लिखा, लोगों को बताया, किताब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ये भी बड़ी उपलब्धि है इनकी। किताब के माध्यम से इन्होंने लोगों को, भारतीय के लोगों को जागरूक किया। और पीड़ितों और आदिवासियों के साथ महाश्वेता देवी का संबंध केवल लेखन तक सीमित नहीं था, वो सिर्फ लेख के द्वारा ही सीमित नहीं था। पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक आदिवासी कल्याण केंद्र खोला, जहां आदिवासियों को शिक्षित करने, दस्तकारी का काम सिखाने, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देने की इच्छा की। तो महाश्वेता देवी जो थी, सिर्फ किताब ही नहीं लिखती थी, उन्होंने समाज सेवा में भी अपना एक मुकाम हासिल किया है। इन्होंने पुरुलिया एक जगह है बंगाल में, जहां इन्होंने आदिवासी कल्याण केंद्र, आदिवासी जो हमारा पिछड़ी जाति है, उसको उन्होंने उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उनको शिक्षा दिलवाने का प्रयास, दस्तकारी का काम करवाने, स्वास्थ्य संबंधी आदमी को उपचार सही हो सके उसकी व्यवस्था की इन्होंने। तो किसी ने उनसे पूछा कि बाहर के कामों में इतनी व्यस्त होते हुए भी लेखन के समय कैसे निकालती हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था, बाहर के कामों को लेकर कितनी भी भाग दौड़ क्यों ना करूं, लिखने का समय निकाल ही लेती हूं। बोलते लोग पूछते हैं कि आप इतने बाहर का समाज सेवा करने के बाद आपको लिखने का समय कैसे मिलता है, तो उन्होंने कहा, आदमी को अगर मन में कोई काम हो तो वो समय कहीं ना कहीं से निकाल कर उसको जरूर पूरा करेगा। मन में अगर आपका संकल्प है किसी काम को करने का, तो आप कहीं ना कहीं से समय निकाल कर उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। अगर मन में ना हो कोई संकल्प करने का, तो आप टाल देंगे कि समय नहीं मिला, लेकिन आदमी के मन में जो इच्छा होगी तो वो कहीं ना कहीं से जरूर समय निकाल कर उस काम को जरूर पूरा करेगा। वही महाश्वेता देवी ने समाज कार्य करते हुए भी किताब लिखते रही और लोगों को जागरूक करते रही। तो रचना जैसे मेरे सिर पर सवार हो जाती है, मेरे पास बार बार मेरी अंतरात्मा में आ खड़े होते हैं और पूछते हैं, दीदी हमें भुला दिया क्या। उसके लोग कहता है कि उसके मन में जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं उसको कचोटते रहता है कि किताब लिखने का जो आदमी बचपन से बीड़ा उठाए हुए है, और एकाएक जब उसको आदमी कभी रोक देगा तो मन से ही अपने आत्मा से आवाज़ निकलती है, क्या हम ये काम को क्यों मैंने छोड़ दिया। तो वही आदमी का अंतर आत्मा जो है जगाता है, फिर से आदमी को प्रेरित करता है और आदमी फिर से किताब लिखना शुरू कर देता है, अपना काम को पूरा करने लगता है। तो इन्होंने स्तनदायिनी, द्रौपदी, बिछन, ये 3 कहानियाँ केवल 3 दिन में लिखी। 1084 की माँ उपन्यास 4 दिन में लिखा। ऑपरेशन बसाई टुडू उपन्यास केवल 1.5-2 दिन में लिखा। 1084 की माँ उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो उनके बुक जो लिखी है महाश्वेता देवी ने, तो काफ़ी सराहनीय तो है ही, और साथ में इनका एक उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो लोगों ने देखा और सराहाया भी है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ही ये क्या कहा था, हिम्मत कहिए उसको, चाहे अपना ये कहिए। अपनी जिस पुस्तक के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उसका नाम है अरण्यर अधिकार, जंगल का दावेदार। इस उपन्यास में अंग्रेजों के विरुद्ध 100 साल पहले हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन है, जिसका नायक बिरसा मुंडा है। इसी तरह अग्निगर्भ नामक
कहानी संग्रह में उन्हें उन वीरों के बलिदान की कहानियाँ संकलित है जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 1084 की माँ उपन्यास में एक माँ के मन की पीड़ा का बड़ी गहराई और सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। चौटी मुंडा और उसका तीर, टैरो डे कीटल, सिंधु कानू की पुकार, अक्लांत कौरव, सूरज गंगाई, मास्टर साहब, नील छवि आदि उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इतना सारा जो उपन्यास, कितनी सारी किताब लिखी है, वाकई में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपनी रचनाओं के विषय वस्तु के बारे में महासविता देवी का कहना है, मैं उन लोगों को ढूंढती रहती हूँ जिनका कोई मुकाम नहीं, जो शोषण की चक्की में पिसते पिसते एक दिन विद्रोह का शंख फूंक देते हैं। कभी कभी वे अपनी लड़ाई जीत नहीं पाते और मर भी जाते हैं। उनकी समाधि पर या तो शमशान में कोई यादगार या स्मारक नहीं होता, लेकिन भारत के इतिहास में बार बार होने वाली इस पराजय में मैंने कई बार विजय से ज़्यादा महान पाया है। बंगाल भाषा की इस महान लेखिका का निधन 28 जुलाई 1916 को हृदयघात से हुआ। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। तो उनकी मृत्यु हो गई। इतना सारा किताब लिखने के बाद इसके किताब को कोई अगर पढ़े, इसके उपन्यास को लेकर, तो आपको पता चलेगा कि किताब में क्या क्या नहीं इन्होंने डाला, कितने हमारे शिक्षाप्रद चीज़ें हैं जो आज शोषण हो रहा है समाज में, उसको उन्होंने उठाया है। तो आज महासविता देवी को हम लोग नमन करते हैं कि उन्होंने इतना सारा समाज को दिया अपना काम, और किताब लिखकर लोगों को जागरूक किया। ये बहुत अपने आप में सराहनीय है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 एसएसटी सब्जेक्ट में हम लोग सिविक्स का 6 चैप्टर द मीडिया एंड डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे। द मीडिया एंड डेमोक्रेसी, क्या बात है? ठीक। द मीडिया एंड डेमोक्रेसी में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडिया इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मीडिया इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी में होता क्या है? अब मीडिया पहले से मालूम है, मीडिया मतलब जो प्रचार प्रसार करते हैं या फिर किसी भी सूचनाओं को एक के बारे में बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाते हैं मीडिया। और मीडिया के मीन्स में बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ये सब क्या है? मीडिया के एक मीन्स है। इथिक्स मतलब क्या होता है? इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो मीडिया का नैतिक क्या है, इसका जवाबदेही क्या है, इसके बारे में द मेन एम ऑफ द मीडिया इज टू गिवन पीपुल इंफॉर्मेशन एंड मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। मुख्य काम जो है मीडिया का, वो काम यह है कि लोगों को किन सूचना की आवश्यकता है या फिर कैसा वे इंटरेस्ट रखते हैं, उन सूचनाओं को वहाँ पर पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना। द मीडिया शुड प्रेजेंट सच इन्फॉर्मेशन करेक्टली, और पहुँचाना तो कैसे पहुँचाना? बिल्कुल करेक्ट, सही पहुँचाना। एंड डेफिनेटली एंड इन एट द अनबाइज्ड मैनर। टू डू दिस मीडिया मस्ट फॉलो ए कोड ऑफ इथिक्स। उसके कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स कि हाँ उन्हें किन किन मुद्दों पर इंफॉर्मेशन पहुंचाने चाहिए मीडिया को, क्या उनकी नैतिकता है। इन इंडिया द मीडिया फ्रॉम देयर ऑन कोड्स ऑफ इथिक्स, बट द गवर्नमेंट में ऑर्डर द रिमूवल ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द बुक्स, मूवीज, etc. which it considered offensive, immoral or politically dangerous। होता क्या है, मीडिया का यह नैतिक होता है कि वह सारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर यहाँ की जो भी सरकार है, वो क्या करती है, तो कुछ चीज़ों को रोक देती है। कुछ चीज़ों को क्यों रोक देती है? क्योंकि पॉलिटिकल डेंजरस जो है, हो सकता है कि राजनीतिक में वो खतरा इन्फॉर्मेशन बन सकता है, तो कुछ वैसी चीज़ों को या फिर बुक्स की बातों को या फिर
मूवीज़ की बातों को, जो लगता है कि हाँ ये कहीं पर डेंजर हो सकता है, पॉलिटिकल में डेंजर हो सकता है, या फिर मूवीज़ में वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं पहुंचना चाहिए, या फिर बुक्स की बातें डायरेक्टली नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उन चीज़ों को मीडिया, गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया को रोक देती है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए डायरेक्टली। इन अदर वर्ड, द गवर्नमेंट में इन सेंसर बुक्स, मूवीज, ETC। उसके लिए क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग अपने संस्थान बनाए हुए हैं। एंड यूजुअली द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड इन द कोड्स ऑफ द मीडिया एथिक्स। और सभी के काम बांटे हुए हैं कि यदि मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको सेंसर बोर्ड करेगा, बुक्स का चाहिए तो उसका पब्लिश्ड बोर्ड करेगा। मीडिया क्या कर सकता है, तो वो वह कर सकता है जो जेन्युइन है, जो प्रतिदिन हो रहे हैं और वो दिखाने चाहिए तो उसको दिखाता है, हर चीज़ों को वो नहीं दिखाएगा। यह कौन किया है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सबका कोडिंग करके रखा हुआ है। मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, काम है कि हाँ यहाँ पर जितने भी साफ़ सफाई होनी चाहिए या फिर मेंटेन में होने चाहिए, सारे रोड नाले या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको मेंटेनेंस करने का और उनके बारे में पब्लिश करने का अधिकार मीडिया को है कि मीडिया उसको क्या करेगी, पब्लिश करेगी। रिस्पेक्टिंग पीपल प्राइवेसी, इसके साथ में और क्या है मीडिया का काम कि वह यह ध्यान रखते हुए पब्लिश करेगी कि यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी बनी रहे। लोगों की प्राइवेसी मतलब क्या, उनकी सुरक्षा बनी रहे। द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी, यदि समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं या फिर उनमें आकर्षित होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना या मीडिया का काम है कि वो दिखाए। करेक्टिंग एरर एंड अलाउंग रिप्लाई, इसके साथ में होता है कि यदि किसी को जवाब देना है, बात के लोग जो हैं पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से किसी काम को करने के लिए, तो वो मीडिया के माध्यम से सबको जवाब मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है अवॉइडिंग वल्गरिटी, किसी भी तरह के इसमें क्या नहीं होने चाहिए। वल्गरिटी का मतलब ये होता है कि अश्लील शब्दों का या फिर अश्लील बातों को यह एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, मीडिया बातों को नहीं फैलाएगा। शोइंग कॉशन वाइल क्राइसिसिंग इन द एक्शन ऑफ कोर्ट्स, इसके साथ में क्या होनी चाहिए कि कोर्ट में जो काम होते हैं उन्हें एक सही ढंग से दिखाया जाए और पूरी तरह से नहीं दिखाने को मीडिया में। द मीडिया में द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक क्रिटिसाइज द जजमेंट ऑफ द एक्शन फॉर द कोर्ट, यदि कोर्ट जो होता है किसी भी तरह का जजमेंट करता है तो उसका विस्तार मीडिया देगा कि हाँ कोर्ट ने किसी मुद्दे पर या फिर किसी विषय पर क्या अपना फैसला दिया। बट सच क्रिटिसाइज्म शुड नॉट बी अनरीजनेबल और अनफेयर। और क्या होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मीडिया नहीं विस्तार दे सकता है, नहीं बता सकता है। तो यह थे हमारे कुछ मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंड द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।